गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भौतिक भूगोल यानी बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। संतुलन की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। संतुलन की संकल्पना से सामान्य अर्थ ये है कि पृथ्वी के धरातल पर हम देखते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, झीलें और महासागर पाए जाते हैं जिनके आकार में पर्याप्त अंतर है। कुछ भाग बहुत अधिक ऊंचे उठे हैं और कुछ भाग नीचे धंसे हुए हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि ये आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित हैं और जब कभी इस संतुलन में परिवर्तन होता है तो भयंकर भू हलचल अथवा भू परिवर्तन होता है। सामान्य अर्थों में हम संतुलन का अर्थ इस रूप में ले सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत, पठार और मैदान और गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे झीलें और समुद्र में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन कहते हैं। Isostasis simply means a mechanical stability between the upstanding parts and low-lying basins on a rotating earth. Isostasis शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से हुई है जिसका सामान्य अर्थ समस्थिति यानी इन इक्विपोजिया से होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 में किया था और डटन का मुख्य उद्देश्य भूपटल के असमतल भागों यानी ऊंचे उठे भाग और जैसे पर्वत, पठार और मैदान तथा नीचे धंसे भागों में पाई जाने वाली संतुलन या स्थिरता की स्थिति को स्पष्ट करना था। डटन का ये मत था कि जैसे पर्वत, पठार, मैदान और सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थों का भाग बराबर होगा, ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा और नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सभी का भाग एक रेखा के सहारे बराबर होगा। इस तल को समदबाव तल या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर अथवा समतोल तल अथवा क्षतिपूर्ति तल यानी लेवल ऑफ कंपनसेशन कहा जा सकता है। यानी पृथ्वी का प्रत्येक भाग नियम अनुसार एक स्थिर अवस्था में स्थित है। इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है वहाँ पर बराबर धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थ का बराबर भार यानी द्रव्यमान होता है। आइसोस्टेसी के क्षेत्र में यानी संतुलन का सिद्धांत अचानक ही भूगर्भवेत्ताओं के मस्तिष्क में आया। 1859 में सिंध गंगा के मैदान में अक्षांशों के निर्धारण हेतु जियोडेटिक सर्वे भारत के तत्कालीन सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था। उस समय कल्याण तथा कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशीय माप ट्रायंगुलेशन मेथड से यानी त्रिभुजीकरण विधि से तथा खगोलीय विधि यानी एस्ट्रोनॉमिकल मेथड के अनुसार लिया गया तो दोनों के मापों में 5.236 सेकेंड्स का अंतर आया। कल्याण हिमालय से केवल 60 मील दूर स्थित था। अतः इस प्रकार जब दोनों के मापों में अंतर आने का कारण खोजा गया तो एरी ने बताया कि ये अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। इस प्रकार प्रथम तथ्य का सूत्रपात हुआ कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर का कारण थी। जब यही समस्या आर्केडियन प्राट के सामने रखी गई तो उन्होंने जो कि 15.885 सेकंड के बराबर था। इस प्रकार प्राट ने इस मत का अनुमोदन किया कि माप में अंतर केवल 5.236 सेकेंड्स न होकर 15.885 सेकेंड्स होना चाहिए, अर्थात हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए था। प्राट के अनुसार हिमालय भी यदि 2.75 घनत्व वाली चट्टानों का बना है तो वह अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा। आगे चलकर एरी और प्राट की व्याख्याओं के कारण कई तरह के प्रश्न उत्पन्न हुए। क्या हिमालय खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान न होकर बुलबुले हैं? इस प्रकार से पर्वत का भार तथा घनत्व बराबर कम होगा और जिसके कारण माप में अंतर आ गया होगा। पर यह न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता कि बुलबुले का बना या इतना ऊंचा खोखला भाग धरातल पर किस प्रकार से टिका है।
या हिमालय के ऊपरी अतिरिक्त पदार्थ का संतुलन उसके नीचे कम घनत्व वाले पदार्थ से है। इस प्रकार समस्त भार कम होगा और आकर्षण शक्ति भी कम होगी। या ये माना जा सकता है कि हिमालय की शैलों का घनत्व यानी चट्टानों का घनत्व स्वयं ही कम होगा, जिसके कारण पर्वत का भार तथा आकर्षण शक्ति कम होगी। चौथा, ये माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल इस तल के ऊपर ही घनत्व में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार इस तल के सहारे सभी भाग बराबर भार रखते हैं और इस आधार पर मान लिया गया कि जो भाग जितना बड़ा होगा उतना घनत्व उतना ही कम होगा और जो भाग छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। यानी बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। इस प्रकार धीरे धीरे संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत की व्याख्या कई भूगर्भवेताओं ने अपने अपने ढंग से की है, जिसमें हम सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, आर्केडियन प्राट की संकल्पना, हेफर्ड और बोवी की संकल्पना, हाइस्केनिन की संकल्पना, जॉली की संकल्पना और आर्थर होम्स की संकल्पना पढ़ेंगे, जिससे हमें संतुलन की संकल्पना के बारे में स्पष्ट मत मिल सके। सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। एरी ने बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। वास्तव में ऊपरी अधिक पदार्थ या भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित होता है और उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में यानी सबस्ट्रेटम में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि हिमालय जो है भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। एरी ने बताया कि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 तथा सबस्ट्रेटम का यदि 3 माना जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना होगा। जिस तरह से आइसबर्ग यानी प्लावी हिमशैल्फ जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को जल में रहना आवश्यक है। लेकिन एरी ने आइसबर्ग के तैराव यानी फ्लोटेशन का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने केवल इतना ही बताया कि सियाल सीमा पर नाव की तरह तैर रहा है और यदि एरी के इस तैराव के सिद्धांत को माना जाए तो हिमालय जितना ऊपर है यानी हिमालय की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर, उसके नीचे 9 गुना भाग होगा। यानी वास्तव में हम देखें कि हिमालय की एक 79,632 मीटर एक हल्के पदार्थों की लंबी जड़ होगी। एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है क्योंकि इसके हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो सबस्ट्रेटम में है तथा यह हल्के पदार्थ वाली लंबी जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। इस प्रकार एरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। जो भाग जितना कम ऊंचा होगा उसका भाग उतना ही कम डूबा होगा, यानी यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेराइंग थिकनेस। एरी ने यह भी बताया कि महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों के बने हैं। जो भाग जितना ऊंचा है उसकी उतनी ही एक लंबी जड़ है और इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने विभिन्न आकार और लंबाई वाले लोहे के विभिन्न टुकड़े लिए और उन्हें पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई में डूबते गए। इसी तथ्य को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी स्पष्ट किया जा सकता है। यानी सारांश में हम एरी के मत को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सबस्ट्रेटम के अधिक भाग को हटा देते हैं, जिसके कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित हैं। कम ऊंचे भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं और वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़े ही मात्रा में हटा पाते हैं। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग और नीचे धंसे भाग संतुलित होकर एक संतुलन रेखा पर अपना बराबर भार रखते हैं। वर्तमान समय में एरी के मत को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसमें भी कुछ दोष हैं। यदि हम एरी के मत को माने
तो हिमालय की एक 79,632 मीटर लंबी जड़ होगी जो कि हल्के पदार्थों से बनी है। और हम ये भी जानते हैं कि ऊपरी भाग से पृथ्वी के नीचे जाने पर तापक्रम में 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तो इस आधार पर इतनी अधिक तापमान के कारण ये लंबी जड़ पिघल